ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ठीक है, मैंने आपको जब स्टार्ट करवाया था प्रोटीन, तो मैंने आपको प्रोटीन की पूरे कॉम्पोजिशन बताई थी। क्या बताया था कि अगर प्रोटीन को तोड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। मैंने कल आपको बताया था कि प्रोटीन्स की जो कॉम्पोजिशन होती है वो ये होती है कि प्रोटीन को आप लोग तोड़ते हो तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। सिंपल टॉपिक है और अच्छा है, ध्यान रखें। पॉलीपेप्टाइड को आप लोग तोड़ते हो तो पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड को तोड़ते हो तो आपके पास में एमिनो एसिड्स आते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अब इसको रिवर्स करके चलते हैं। अगर मैं एमिनो एसिड्स को जोड़ता हूं तो क्या होगा? बिल्कुल आराम से देखो और मुझे बोलो सारे बच्चे, शाबाश। अगर एमिनो एसिड जुड़ते हैं, हाँ, तो पेप्टाइड बन जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से और आराम से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डाइपेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, और फिर हाँ जी टेट्रापेप्टाइड वगैरह, इस तरीके से। तो आज जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना। ये रहा मेरे पास में COOH, और फिर CH2, और फिर NH2। मैं जान करके मेरे बच्चों को पूरी चीज दिखा रहा हूँ। ये है जी ग्लाइसिन, GLYCIN। उसके बाद में मैंने एक और जोड़ दिया ला करके, और वो था जी मेरे पास में COOH, और इधर मैंने जोड़ दिया ला करके एलेनिन। ये लो NH2। अब NH2 का निकलेगा H, इधर से निकलेगा OH, और H और OH के निकलने के बाद में आपके पास में एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को आप लोग बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो जान करके बड़ा बना दिया। दिस बॉन्ड इज बिटवीन CO एंड NH इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब एक बात बताओ छोटी सी, पेप्टाइड के अंदर किस चीज की प्रोनाउंसिएशन आ रही है? थोड़ा याद करके या सुन के बताओ। पेप्टाइड, हाँ, ये दिख रहा है, इसको देख रहे हो? अगर ऑर्गेनिक पढ़ ली होती तो 2 मिनट में बता देते। इसको अगर देख के बताते हो, जिसको मैंने राउंड अप किया है, ठीक है जी, तो बताइए जी ये कौन है? और अगर नहीं समझ आ रहा तो ये जी सीधा करके बता देता हूँ, ये कौन है? CONH2। अब बता देना चाहिए अगर 11th क्लास में थोड़ी सी पढ़ाई की है। ये एमाइड है, एमीन नहीं है ये बेटे, ये एसिड का डेरिवेटिव है एमाइड। और अब ध्यान से सुनोगे तो प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाएगा, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड आर आल्सो एमाइड विच आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। दीज आर दोज एमाइड विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के बनने में जो पेप्टाइड एमाइड बॉन्ड बनते हैं उन्हीं को पेप्टाइड बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो अब ये देखो जी, ये ग्लाइसिन था, ये एलेनिन था, मैंने जोड़कर दिखा दिया। अब आप मुझे एक और जोड़ के दिखाने के लिए कहोगे तो मैं एक और जोड़ के दिखा दूंगा। इधर से निकला H, पड़ोसी का निकला OH, और ये लो जी मैंने सीरीन भी जोड़ के दिखा दिया, CH2 और OH, इधर आएगा OH, और साथ में लास्ट में मैंने लगा दिया NH2। ये है जी सीरीन। तो मैंने 3 आपके सामने जोड़ दिए। तो इतनी देर से आप क्या पढ़ रहे हो कि एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो मेरे पास पेप्टाइड बनेगा। अब पहले नंबर पे डाइपेप्टाइड बनेगा, फिर ट्राइपेप्टाइड बनेगा, फिर टेट्रापेप्टाइड बनेगा, और फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? टेट्रापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। जल्दी बोलिए। तो सिंपल क्वेश्चन है कि मुश्किल? हाँ जी, टेट्रापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। और ज्यादातर बच्चे आज बताने के बावजूद भी गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि टेट्रा में साफ दिख रहा है 4 है। अब देख लो इधर, सबसे पहला आया डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड तब बनते हैं मेरे बेटे जब 2 एमिनो एसिड जुड़ते हैं। अब 2 एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा। इधर से एक ग्लाइसिन जोड़ दिया, एक एलेनिन जोड़ दिया। लेकिन 2 एमिनो एसिड जुड़ने के अगर डाइपेप्टाइड बन रहा है तो एमिनो बॉन्ड कितने बने? तो जवाब है एक पेप्टाइड बॉन्ड। तो डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? तो जवाब है सिर्फ 1 होता है। शाबाश, बढ़िया जिस बच्चे ने बोला। और ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? फिर बोलो शाबाश। जब 3 एमिनो एसिड जुड़ करके 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो वो ट्राइपेप्टाइड होता है। और उसके बाद में टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? तो टेट्रापेप्टाइड का मतलब हो गया जब 4 एमिनो एसिड जुड़ेंगे और 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आता है, जो बच्चे ज्यादातर गलत कराते हैं।
मैं पूछूंगा टेट्रापेप्टाइड में कितने एमिनो एसिड होंगे और कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, और आज बताने के बावजूद बता रहा हूँ बच्चे लिखाते हैं टेट्रापेप्टाइड में 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और 5 एमिनो एसिड होंगे। उनको ये तो याद होता है कि एमिनो एसिड एक ज़्यादा था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि टेट्रा का मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है पॉलीपेप्टाइड्स की। अब बताइए जी, व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स? तो पॉलीपेप्टाइड्स में मैनी, हाँ बस मैं लिख देता हूँ मैनी एमिनो एसिड्स, और मैनी में जब वो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, सुनना ध्यान से, ये बात बताई थी मैंने, मोर देन 100 और मोर देन 100, या फिर जिनका मोलिकुलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाए, वो प्रोटीन होते हैं। तो दोज पॉलीपेप्टाइड इन विच 100 और मोर, ये लो जी पूरा लिख देता हूँ, 100 और मोर पॉली मैं क्या नाम है एमिनो एसिड्स आर यूज्ड। बड़े आगे क्या आवाज? एक कॉल जरूर आते इस टाइम। वीडियो आ गया? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसका मतलब दोज पॉलीपेप्टाइड इन विच 100 और मोर देन 100, ठीक है जी, प्रोटीन अपने एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट आर कंसीडर्ड एज प्रोटीन। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिनमें 100 या 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स होते हैं, उनको आप लोग प्रोटीन कंसीडर करते हो। ये नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इस बात को मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो मेन बात ये है। अब नेक्स्ट क्या कह रही बेटे? 5 वाली पेंटापेप्टाइड हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर 5 क्या पूछ रही बेटे? मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही। तो अगर अब आप लोग बात करते हो पॉलीपेप्टाइड की, तो पॉलीपेप्टाइड वो, हाँ जी, पेप्टाइड चेन है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड है, बट व्हेन दीज अमीनो एसिड्स आर 100 और मोर देन 100, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? उसे प्रोटीन बोलोगे, ठीक है। ये बात मेरे बच्चों को याद रखनी है, ठीक है। हाँ कौन है? चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर टाइम बर्बाद कर जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब गीतांशु पीछे वाली जो है ना, वो पीछे वाली मत उठाया कर बात को। अब पता है इस टाइम समझ नहीं आती है, तो तेरी बात अटक जाती है, और ऊपर से वो समझ नहीं आ रही होती। मैं सोच रहा हूँ मैंने यहाँ 5 कहाँ लिख दिया, मैंने सोचा मैंने गलती करी कहीं 5 लिखने में। पीछे की कितने पीछे की बात उठा करके तू उठा लाई। चलो जी, अब इसके बाद में आता है बेटे नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखो, जो उसकी चेन यूज होती है, जैसे ग्लाइसिन, जैसे एलेनिन और सेरीन, है ना, उनके जो पहले जो 2 आपके अमीनो एसिड है, उसमें से इन को हटा दो। ये छोटा सा बच्चों वाला एक टॉपिक है,
जैसे मैंने क्या कर दिया, किसी ने कहा शो करके दिखाओ, तो शो करने में तो बड़ा आसान सा होता है, GLY डैश ALA और डैश SER, ये लो जी, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन शो करने से शो होगी। क्या शो हो रहा है बताओ, शाबाश मेरे को जल्दी से। हाँ वेरी गुड, कोई हाँ कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, और भी होते तो तुम और भी उनके पहले पहले 3-3 अक्षर लिख देते। ये तो है शो करने का तरीका किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को। लेकिन बोले कैसे, तो ग्लाइसिन की जगह इन हटा के इल लगा दो तो क्या बन जाएगा बोलो, ग्लाइसिल। और एलेनिन की जगह इन हटा के इल लगा दो, एलेनिल। और लास्ट वाला सेम टू सेम, लास्ट वाला जो है, तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम है ग्लाइसिल, ग्लाइसिल के बाद में एलानिल, और एलानिल के बाद में सीरीन। बस, तो लास्ट वाला अमीनो एसिड छेड़ा नहीं जाता, बाकी सारे जो पहले वाले होते हैं उनके आगे इन को हटा के हम लोग इल लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बेटा जी 4 पार्ट में बांटा हुआ है, और ध्यान से समझना। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो पहली जो स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी। आपसे पेपर में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताती है, ये बात आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो मेरे से किसी ने क्या बोला कि सर प्राइमरी स्ट्रक्चर बताओ, क्या बताएगी, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बताएगी कि आपकी प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड है। वैसे तो मैंने पीछे बोल दिया 100 या 100 से ज्यादा होने चाहिए, पर आप कोई क्वेश्चन उठ रहा है मन के अंदर, बताइए बताइए, अगर मैं हाँ कितने 100 से ज्यादा कितने, तो सबसे पहले आता है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो वो हम सीधा डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है आप लोगों की नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन ए चेन, ठीक है जी। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, बस और कुछ नहीं बताना कि उन एसिड का सीक्वेंस कैसे है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे बच्चे, हीमोग्लोबिन की अगर आप बात करते हो, तो मैंने कल परसों बताया था उसमें 574 एमिनो एसिड होते हैं, 574 एमिनो एसिड, वो भी बात है यहाँ तक। और अब सेकंड नंबर पे उनका सीक्वेंस भी बताया, और वो सीक्वेंस पता है किसने बताया, सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने, नाम लिखा हुआ है, और उसको इस बात के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। फ्रेडरिक सेंगर ने ये सीक्वेंस बताया हीमोग्लोबिन में। लेकिन अब इस सीक्वेंस का मतलब क्या है, तो टोटल 20 अमीनो एसिड है मेरे पास, और वो जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब बारी किसकी आ गई, अब बारी आ गई कि सर सीक्वेंस से होगा क्या। सीक्वेंस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जिसमें 574 एमिनो एसिड लाइन वाइज लगे हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट मिथियोनिन है तो मिथियोनिन ही होगा, सेकंड मान लेते हैं ग्लूटामिन है, थर्ड मान लेते हैं थ्रियोनिन है, फोर्थ मान लेते हैं हिस्टिडिन है, फिर वैलिन है, फिर हिस्टिडिन है, फिर ल्यूसिन है, फिर थ्रियोनिन है, फिर आपका ग्लूटामिन है, फिर लाइसिन है। इस तरीके से ऑर्डर मान लिया। तो अगर इस ऑर्डर में से एक भी गड़बड़ हो जाएगी, जैसे बता देता हूं, हीमोग्लोबिन का 21 होता है ग्लूटामिन अमीनो एसिड, ग्लूटामिक। अगर उस ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आके बैठ जाए तो उस बंदे को एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये बहुत ज्यादा खून की कमी होती है, और ये अगर एक बार हो गई तो मरना तय हो जाता है। तो सिर्फ सोच के देखो कि सिर्फ और सिर्फ एक एमिनो एसिड के ऑर्डर की गड़बड़ी से हमें बीमारी हो गई। तो शुरू में ये बातें पता नहीं थी होती थी कि बीमारी कैसे हो रही है। तो फ्रेडरिक सेंगर ने प्रोटीन के अंदर जो ऑर्डर है उसको भी बता दिया कि सर ये ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में ये वाली गड़बड़ होने से ये बीमारी हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हमें बता दी है, तो अब ये टोटल इसके बारे में मैंने उनको बता दिया। तो अब मैं पूछ सकता हूँ कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताती है, थोड़ा मुझे भी रिपीट कर दो। क्या बताएगी? हाँ वेरी गुड, बस ये 2 बातें लिख के आनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बताती है। और कोई एग्जांपल मांग ले तो हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो एसिड है,
अगर एक अमीनो एसिड का भी ऑर्डर चेंज हो गया तो उससे रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। जैसे प्रोटीन के अंदर आपके पास है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के 21st में ग्लूटामिक की जगह अगर वैलिन अमीनो एसिड आ जाए तो फिर वहाँ सिकल सेल अनीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब दूसरी स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी। अब वो क्या बताती है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहती है हम स्टेबिलिटी को बताते हैं। अब स्टेबिलिटी की जरूरत कैसे पड़ी, चलो उसके बारे में बताते हैं बात। शाबाश। आज एक बात पूछनी थी, छोटी थी, क्रिकेट खेलते हो कभी? वो इंटर लगा के क्रिकेट खेले हुए हो जिंदगी में? तो जब 2 4 5 6 7 ईंटें लगाते हैं तो 8 9 10वीं ईंट पर वो ईंटें ऐसे ऐसे करने लग जाती है। देखा है कभी आप लोगों ने? हाँ, डांस करने लग जाती है। तो 8 9 10 ईंटें रखते ही वो डांस कर रही, जबकि मेरे घर में तो इतनी सारी ईंटें लगी हुई है लाइन वाइज, ये तो डांस नहीं कर रही। क्या कारण है इसका, जल्दी बोलो। आज मेरे घर में भी तो ये ईंटें लग लग के मकान खड़े हुए हैं इतने ऊंचे, तो ये क्यों नहीं डांस कर रही? हाँ, तो बीच में सीमेंट डाला गया है, मतलब कोई बॉन्ड डाला गया है। तो प्यारे बच्चे 574 अमीनो एसिड लाइन में लगाने हैं। अभी तो बोर्ड पर 3 ही बनाए हैं, अगर 574 बनाने पड़ गए तो मॉलिक्यूल ऐसे 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 हो जाएगा, बिल्कुल अनस्टेबल। तो इसका क्लियर कट मीनिंग क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल है वो जो अमीनो एसिड्स कनेक्टेड हो रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा हो गए या बहुत ज्यादा हो गए तो वो टूट जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, चेन हैवी हो जाएगी। हाइयर मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर उनको स्टेबल होना है तो उनके बीच में कोई ना कोई सीमेंट यानी कि कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी जो हमें पता नहीं है। और वो बॉन्डिंग कौन समझाएगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो जवाब हाँ, वेरी गुड। तो अब दोबारा पूछ लो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको बताती है? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स और स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बताती है। ठीक है। अब सुनिए जी, पहला है स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का मतलब होता है सर्पिलाकार। ठीक है जी। और इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले पॉलिंग ने इसकी स्ट्रक्चर प्रपोज की, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाने लगी। ध्यान से देखना, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बाद में लिख देंगे। उसने कहा ये जो प्रोटीन्स के आपके पास में एमिनो एसिड होते हैं ना, ये कॉइल्ड हो जाते हैं, ऐसे हो गए कॉइल्ड, और इस सर्पिलाकार या सांप की जिस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया गया अल्फा हेलिक्स। चलो जी, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब स्टेबिलिटी कैसे हुई? ये तो खींच के टूट जाएंगी, ये जो लॉब्स बनी है या जो ये रिंग बने हुए हैं ये टूट जाएंगे, तो पॉलिंग कहता नहीं टूटेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में आता है CO, और CO के बाद में NH, और उसके बाद में फिर से उसके बाद में CO, और CO के बाद में NH। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो N पे नेगेटिव है और H पे पॉजिटिव है, और सिमिलरली आपके पास में इधर आ गया जी O पे नेगेटिव, और इस तरीके से आपके पास में C पे पॉजिटिव। अब एक बंदे का हाइड्रोजन और दूसरे बंदे का ऑक्सीजन, क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? बोलिए बोलिए फटाफट। बिल्कुल हो जाएगी। तो ये बात कैसे पता लगी आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? क्या मैंने बताया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप लोगों को? तो मैंने इतनी सी बात आप लोगों को बताई थी कि जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हो तो गुंडे के बीच में होना चाहिए। याद आ रहा है कुछ कुछ? जल्दी बोले, शाबाश। फोन, तो क्या फोन के बीच में दिख रहा है मेरे बच्चों को? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाइड्रोजन दिख रहा है? तो साफ दिख रहा है। इधर आपके पास में, इधर आपके पास में क्या है? इधर आपके पास में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के अलावा आपके पास में दोनों तरफ गुंडे बैठे हुए हैं, इधर हाइड्रोजन के अलावा ये। ठीक है। अब बारी किसकी आ गई? नहीं आ रही वीडियो? अब आ गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो CONH साफ दिख रहा है कि जब मैं पेप्टाइड चेन बनाऊंगा तो इधर से CONH, फिर अगले वाले में भी देखो CONH, और अगले वाले में भी देखो CONH। अब क्या मैं ऐसे बना दूं एक बार? ये चेन के अंदर ये CONH दिख रहा है, हालांकि मैंने बड़ा छोटा बनाया है, पर क्या ये दिख रहा है CONH? जल्दी बोलिए।
CONH, और इधर भी आपके पास में क्या हो जाएगा NH और CO। तो ऊपर की रिंग का CONH नीचे के O और H के बीच में बॉन्डिंग करा देगा। ये देखो इस तरीके से चल रहा है ये काम। ये रहा CO, ये रहा NH, और नीचे भी ऐसे बैठा हुआ है, ये रहा NH और ये रहा CO। अब क्या होगा, O पे माइनस है, H पे प्लस है, H पे प्लस है और O पे माइनस है। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। एक रिंग दूसरे रिंग के साथ देखो डैश डैश करके जुड़ती जा रही है। क्या सीमेंट वाली फीलिंग आ रही है कुछ कुछ? बोलो 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 बोलो। हाँ, तो बस ये सीमेंट वाली फीलिंग इस तरीके से जुड़ जाएगी। एक जुड़ जाएगा दूसरे से, दूसरा जुड़ जाएगा तीसरे से, और तीसरा जुड़ जाएगा चौथे से, और ये लगातार 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 जुड़ते जाएंगे। और जुड़ने के बाद में अब ये स्टेबिलिटी हो गई। अब बताओ, अब ये टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? क्यों नहीं टूटेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होते हैं यार, तुम लोगों ने कितनी बार पढ़ी है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीक। क्यों नहीं टूटेंगे? बताओ शाबाश, टूटेंगे नहीं टूटेंगे? वेरी गुड, ये हुई ना बात। वीक 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 वीक, बहुत सारे वीक बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। इसीलिए इससे स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। दूसरे नंबर पे इन्होंने स्ट्रक्चर का नाम दिया बीटा शीट लाइक। हाँ, बीटा शीट लाइक, इसे बोलते हैं लहरदार स्ट्रक्चर, हिंदी में ये बात आता है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब इसमें सिर्फ आ गया कि कुछ प्रोटीन तो इस शेप को लेके बैठे हैं, पर क्या सारों की एक जैसी शेप होती है? हाँ जी, बायोलॉजी वाले बता सकते हैं, सारे प्रोटीन एक जैसे होते हैं कि डिफरेंट होता है कुछ? हाँ, कुछ प्रोटीन ग्लोबुलर होते हैं, कुछ फाइब्रस होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन देखे कहीं पे? जल्दी बोलिए, फाइब्रस प्रोटीन नाम से क्या समझ आ रहा है? फाइब्रस। ये लो जी, ये बैठे, ये टाट पे जो उगे हुए छोटे छोटे फिलहाल। हाँ जी, कौन से जी ये प्रोटीन? फाइबर। बालों की नाखून के अंदर और बालों के अंदर जो प्रोटीन है वो फाइब्रस है। उसके अलावा एक होता है ग्लोबुलर, जिसकी शेप गोल होती है, वो ग्लोबुलर हो गया। तो अब जो बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, वो आपके सामने है। अब उसमें प्रोटीन अपनी शेप बदल जाती है। अब ये जो बना रहा हूं ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। वहां पे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन कुछ प्रोटीन मल्टी पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़कर बनते हैं। तो लोगों ने पूछा वो तो आपने सिंगल वाली समझाई, अब डबल वाली समझा दो। तो इसने कहा जैसे मैं सिंगल वाली समझाऊंगा वैसे ही डबल वाली। क्या लहरदार दिख रही है? इस तरीके से लहरें चल रही है, तो इसलिए नाम पड़ गया बीटा प्लेटेड। अब इसमें भी सेम वही बात है, यहाँ होगा C डबल बॉन्ड और नीचे वाले का होगा NH। ये लो जी, बुक के अंदर जो बनी हुई है वो जिंदगी भर कभी नहीं बना सकते, ये वाली बना सकते हैं। और अब बताओ जी, अब आप शाबाश, ऊपर CO नीचे NH, इस तरीके से जोड़ जाओ। एक बना के दिखा दो बस बहुत है, O पे माइनस, H पे प्लस, और बाकियों को इस तरीके से डैश डैश करके दिखा दो। अब इस डैश डैश से साफ दिख रहा है कि पहली पॉलीपेप्टाइड चेन को दूसरी ने पकड़ रखा है। अब दूसरी को तीसरी को कौन पकड़ेगा? वेरी गुड। उसके नेक्स्ट को इस तरीके से इसमें भी बना दो, ये तो दैट्स ऑल, इतनी सी तो बात है। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और अब मेरे हिसाब से शायद बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि ये स्ट्रक्चर इतनी हैवी होने के बाद स्टेबल कैसी है। तो कल को कोई पूछ ले अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये दी थी हमारे को उसने, क्या नाम है, पॉलिंग ने। और बीटा जो है वो भी इन्होंने प्रपोज की थी। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी, अब ये केशव जोशी के नाम से आ गया मुझे लग रहा है ना। चलिए जी, उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट नंबर पे आपके, हाँ, ये कौन है? देखो, ये कोई बच्चा है जो अपनी क्लास में से बता रहा है कि आज कौन कौन बच्चे नहीं आए। ठीक है जी, ये बता तो अपनी क्लास में दे रहे हैं कोई, अदरवाइज किसी को क्या पता है कि कौन कौन नहीं आया और कौन कौन आया हुआ है। किसी को इतनी समस्या है क्लास से तो चला जाओ, है भाई। ऐसे परेशान हो रहे हैं, क्लास खराब हो रही है, बिल्कुल, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बात। ऐसे क्लास जो है वो खराब होती है पूरी। है आप लोगों में से कोई जिसने आगे मैसेज किया है कि भैया ये बच्चे नहीं है, नहीं पढ़ रहा हूँ, उस दिन बता दिया करो। नहीं, एंटर तो करोगे। अब केशव जोशी के नाम से आ रहा है ये लड़का। अब केशव जोशी आज आया कि नहीं आया वो, है ना। अब केशव, पहले वो दीपांशु के नाम से एंटर हो गया, बेवकूफ।
और है तो या तो अपने वाले या फिर कोई और। चलो पता लग जाए तो तुम सीधा मैं कर दूँ। इसके बाद में हाँ बोल बेटे देख ध्यान से। अब ये इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ आराम से देखो। ये तो समझ आ गया कि स्टेबिलिटी को शो कर रहा है ना। मेरे नोट्स में देखोगे तो और क्लियर पिक्चर उसमें आपको दिख जाएगी। लेकिन दोनों में फर्क बताओ कि एक मैंने अल्फा हेलिक्स पढ़ाई, एक मैंने बीटा प्लेटेड पढ़ाई, तो उसमें फर्क क्या समझ आया मेरे बच्चों को? कौन बताएगा? वेरी गुड, यही बात आपको समझनी है जो इसने 6 आंकड़े बोली। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन की उस कैटेगरी को बता रही है जिसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। प्रोटीन बेटा बहुत सारे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनमें एक ही चेन के अंदर 100 से ज्यादा है। कुछ ऐसे हैं जो 50-50 की 3 चेन्स लेके बैठे हैं, 4 लेके बैठे हैं, 10 लेके बैठे हैं। तो इस तरीके के भी प्रोटीन है। तो इन दोनों में मैंने तो एक जैसा ही समझाया। मैंने आपको समझाने के लिए पहले पूरा अलग से बना के दिखाया कि कैसे होती है। और अब अगर आप डायग्राम देख लोगे नोट्स का तो बड़े आराम से समझ आ जाएगी। सर ने जो पढ़ाया था वो तो बड़ा इजी दे रखा है डायग्राम में, क्योंकि मेरे को तो इतना क्लियर डायग्राम नहीं बनाना आया और थोड़ा मैं भी कंजूसी कर गया यहाँ पे डायग्राम की जगह की। हाँ अब समझ क्या नहीं है वो बताओ। हाँ एग्जाम्पल है, बतेरे एग्जाम्पल है। अब उसकी फोटो आ गई, अब वो फोटो भी उठा लाया। अरे केशव ही है क्या तुम? हेलो, मैं क्या पूछ रहा हूँ तेरे से? अरे सुन रहा है क्या? सुन रहा है क्या केशव? केशव जोशी, मैंने बता दिया। चलिए तो इसके बाद में देखो अल्फा हेलिक्स जो आपके पास, अल्फा जो हेलिक्स है ना मेरे बच्चे, उसके अंदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें लिखा हुआ है लाइनस पॉलिक्स ने अल्फा हेलिक्स मॉडल बताया था। इस स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेती है और उसमें स्पाइरल और बैंड लाइक रिबन बन जाते हैं। ये बात उसमें बताई हुई है। और जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म में जुड़ी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिखा नहीं हुआ, देख के बता दूंगा तेरे को, कोई मेरे याद आएगा। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना अल्फा, हाँ फाइब्रस में होती है, लिखा हुआ है। और फाइब्रस में जैसे एग्जाम्पल के लिए बाल, जो ये बाल होते हैं हमारे, वो वूल है ना, जो वूल हो गए, जो बाल हो गए। शीप के जो वूल है वो भी सेम यही बात है। वूल कहाँ से मिलती है हमारे को? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ शीप के बालों से मिलती है। ठीक है, तो ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन आ जाएंगे। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन। ओके, अब याद रहेगी तुम्हारे को। तो फाइब्रस प्रोटीन जो है उसमें अल्फा हेलिक्स, तो इसमें स्फेयर हो जाएंगे और वूल हो जाएंगे। और बीटा प्लेटेड में मैंने आपको बता दिया इसमें शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब बारी आई टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो टर्शरी स्ट्रक्चर को जब आप, हाँ बोलो देखने नहीं तो मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ फोटो खींच के। ठीक है, होल्ड कर।